स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट की से जुड़ी तमाम खबरें, उसका हम अपडेट एक एक करके आपके सामने रखेंगे। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्ट्रैटेजीज क्या अच्छी होंगी, उसके जुड़े भी बेहतरीन कॉल्स आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ भी देश भर के मंडियों का अपडेट आपके सामने रखेंगे। और एग्रो नॉन एग्रो इन दोनों की ही आज एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 10 बड़ी बातों पर और तमाम कमोडिटीज में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। एक एक करके आपके सामने पहले ये रख लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोने से। सोना इस वक्त दायरे में कारोबार कर रहा है, 59,350 के पास ट्रेड कर रहा है सोना एमसीएक्स पर। और कॉमेक्स गोल्ड अगर देखेंगे तो $1970 के नीचे इस वक्त सोने में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेहद ही छोटे दायरे में इस वक्त सोना कर रहा है ट्रेड। और चांदी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, यहाँ पर भी दायरे में कारोबार हो रहा है। मामूली 200 रुपए की तेजी है और 72,900 के करीब इस वक्त चांदी में कारोबार हो रहा है। इसके अलावा क्रूड में अगर हम देखें तो यहाँ पर कमजोरी हावी है। एग्री कमोडिटी मार्केट कमजोर, क्रूड में कमजोरी हावी है। और हम देख रहे हैं कि चीन में जिस तरीके से डेटा पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, वहाँ के जीडीपी को डाउनग्रेड किया गया, ग्रोथ पर डाउनग्रेड किया गया है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में दबाव है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्री कमोडिटी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। और इस सब गोल्ड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करीब 2% के आसपास की तेजी है और 24,600 रुपए के पास इस वक्त इस सब गोल्ड कारोबार कर रहा है। वहीं ग्वारगम देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी मजबूती है, करीब 0.5% से ज्यादा की बढ़त इस वक्त ग्वारगम में है, 9,100 रुपए के करीब। जीरा देखेंगे तो 4% की तेजी जीरा में देखने को मिल रही है, 50,800 के करीब। हल्दी 3% मजबूत है आज और 9,100 रुपए के करीब हल्दी कारोबार कर रहा है। और धनिया में भी हम देखें तो 1.5% के आसपास की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस के अगर देखें वहां पर 1.5% की कमजोरी है। और कॉपर भी 732 रुपए के पास करीब 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। बेस मेटल्स में भी आज हम देख रहे हैं चौतरफा दबाव है। जिंक में गिरावट है, 220 रुपए के पास कारोबार कर रहा है। और कॉपर और लेड भी हल्की कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त कमोडिटी की बड़ी बातें। और हम देख रहे हैं कि एग्री बाजार जो है वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है आज, लेकिन नॉन एग्री कमोडिटी आज दायरे में और हल्की वीकनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रेफर्ड बेट क्या होंगी, ये हम आगे समझेंगे। और चलिए अब वक्त हो चला है एक्सपर्ट्स को शामिल करने का। और हमारे साथ मौजूद हैं अनुज गुप्ता आईएफएल सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव जी हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और बिटुपन मजूमदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अनुज, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले सोने चांदी पर अपना व्यू शेयर करिए। काफी दायरे में ट्रेड कर रहा है सोना। जब फेड का फैसला आया, कुछ हॉकिश कमेंट्स आए उसके बाद, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोना एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका सोने चांदी में? अगर इस वक्त कोई ट्रेड लेना हो तो कौन से लेवल्स को आप वॉच करेंगे? चीज क्या है कि जो डॉलर इंडेक्स है जो पहले 104 के आसपास ट्रेड करा था वो 5 हफ्तों के लो लेवल पर है, करीबन 102 के आसपास है। तो जैसे ही ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया लास्ट वीक में, तो उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट आते हुए देखी। और सडनली हमने ये भी देखा कि उसकी वजह से गोल्ड रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। हमने करीबन गोल्ड का भाव नीचे $1930 तक आते हुए देखा था, वहां पर अगेन एक रिकवरी देखने को मिले और 1955 के आसपास हम देख रहे हैं। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीब ऑलमोस्ट 58,700 के आसपास तक गोल्ड आ गया था, वहां से रिकवर होकर अब हमने देखा कि 59,500 59,400 के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक रिकवरी हमने गोल्ड में और सिल्वर में एक आती हुई देखी है। सिल्वर भी $24 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है उसका काफी हद तक असर है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखें तो इस टाइम पर अभी कोई खास फिजिकल डिमांड नहीं है, मगर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट रही है और जो अनसर्टेनिटी वाली बात देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर काफी हद तक एक सपोर्टिव रोल प्रोवाइड कर रही है। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है,
डिमांड है एज ए सेफ हेवन वो यहाँ देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में आपको इस हफ्ते भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में उतना कोई खास कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से आपको ज्यादा यहाँ पर तेजी देखने को मिले, क्योंकि रुपी भी अगर आप देखेंगे तो 5 हफ्ते के हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो डोमेस्टिक मार्केट के फ्रंट पे रुपी यहाँ इस वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो भाव ऊपर है, बट डोमेस्टिक में उतने भाव ऊपर नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। तो गोल्ड वाइज अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 59,200 के आसपास खरीदारी खरीदारी करें, 58,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 59,700 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर में भी करीबन 72,500 के आसपास खरीदारी करें, 71,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 73,500 तक देखने को मिल सकता है। और कहीं ना इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट करें कि एक बार 1965 से लेकर $1970 तक के लेवल इंटरनेशनल गोल्ड में, और सिल्वर करीबन $24.5 तक दिखा सकती है। जिस तरीके से हमने एक बेस मेटल में भी रिकवरी आते हुए देखी है, तो सिल्वर डेफिनेटली बेस मेटल से भी क्यूज ले रहा है, और जिस तरीके से चाइना पैकेज लेके आ रहा है तो उससे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है बढ़ सकती है, तो उसके चलते भी सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर बेस मेटल में जो हम एक राइज देख रहे हैं उससे काफी हद तक बुलियंस को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते में भी आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए सोने चांदी में, और यहाँ से अट्रैक्टिव लेवल्स दिख रहे हैं इस वक्त एंट्री करने के लिहाज से। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो गोल्ड इस वक्त 59,700 की टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, और सिल्वर में भी टारगेट 73,500 का सुझा रहे हैं अनुज। रविंद्र, आपसे भी समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी पर, और क्या फैक्टर्स आप वॉच आउट करेंगे अगर किसी को पोजिशनल कॉल लेना है सिल्वर चांदी में? आपकी प्रिफर्ड बेट कौन सी होगी? वेल मेरे हिसाब से सोने चांदी में फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव चांदी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट आई वुड से कि थोड़े शॉर्ट टर्म में भी अगर देखें तो गोल्ड एक रेंज बाउंड मूव में ट्रेड कर रहा है। अगर उसकी रेंज देखें तो 1930 ऑन द लोअर साइड, और ऊपर का जो लेवल है वो अराउंड $1985 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज में गोल्ड काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो आई विल वेट फॉर अ रेंज ब्रेक टू टेक अ डायरेक्शनल व्यू गोल्ड में। तब तक के लिए मेरे हिसाब से 1985 से लेकर 1930 का रेंज रहेगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 59,400 का ब्रेक के लिए वेट करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि 59,400 से लेके इट विल ट्रेड बिटवीन 58,800 58,700। बट वहीं अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर में लास्ट वीक में हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी इन द फर्स्ट हाफ टिल वेडनेसडे एफओएमसी मीटिंग तक। हमने एक फॉल देखा एफओएमसी पोस्ट एफओएमसी मीटिंग भी मॉर्निंग सेशन में थर्सडे को देयर वाज अ शार्प फॉल गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। लेकिन उसके बाद जो डेटा पॉइंटर्स थे यूएस से दैट हैज डिसअपॉइंटेड। यूएस जॉबलेस क्लेम्स थोड़ा सा बढ़ के आया। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज स्लो डाउन। तो ओवरऑल एक्सेप्ट रिटेल सेल्स सारे डेटा जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंट किए हैं। और उसके बाद जो बड़ा मोमेंटम आया गोल्ड सिल्वर में दैट वाज ऑन बैक ऑफ ईसीबी बीइंग मोर हॉकिश। तो उस वजह से एक डाइवर्जेंस ट्रेड हुआ है गोल्ड सिल्वर में एज कंपेयर टू डॉलर। और डॉलर डॉलर इंडेक्स हमने देखा कि ऑलमोस्ट 104 लेवल से इट हैज कम डाउन टू 102 अगेन। यील्ड्स में भी थोड़ी सी प्रेशर है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि फेड का जो हॉकिश स्किप था आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड द ट्रेजरी यील्ड्स। तो मेरे हिसाब से अभी ये वीक में सिल्वर में अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल अगर बात करें तो स्पॉट में जब तक कि 2440 होल्ड है तब तक के लिए एक रेंज रहेगा, बट 2440 जैसे निकलता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इट माइट टेस्ट $25.50। सिमिलरली ऑन एमसीएक्स मेरे हिसाब से 73,500 600 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर निकल जाता है तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू एज हाई एज 75,000 टू 76,000 फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ये वीक में फेड चेयर पॉवेल का टेस्टिमनी है दैट विल बी वॉच्ड क्लोजली बाय द ट्रेडर्स, क्योंकि पिछले वीक में जो हॉकिस की पाया था यूएस फेड से उसे अगर वही सपोर्टेड रहता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर फिर से गोल्ड सिल्वर में आए। उसके अलावा जो ग्लोबल पीएमआई आएंगे आई थिंक दैट विल आल्सो प्रेशराइज दैट विल आल्सो इम्पैक्ट द करेंसी एंड इन टर्न कमोडिटीज। तो मेरे हिसाब से ये कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो कि ये वीक में वॉच करना चाहिए। बट अदरवाइज आई थिंक सिल्वर में एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू लगता है, और गोल्ड में इट इज इन अ रेंज ब्रेकआउट होता है तो फिर एक डायरेक्शनल व्यू ले सकते ठीक है, तो फिलहाल सोने में ये राय, एक रेंज में ही हम देख रहे हैं कारोबार चल रहा है, वो रेंज के पार जाने के बाद ट्रेड ले सकते हैं। और इस हफ्ते कुछ
बड़े इवेंट्स होंगे, फेड चेयरमैन जेरेम पावेल की स्पीच होगी, उनके कमेंट्रीज पर हमारी नजर रहेगी और उससे भी एक डायरेक्शन यहाँ पर सोने चांदी दोनों को ही मिलता नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पर रविंद्र जी की राय, चांदी उन्हें पसंद आ रहा है सोने के कंपैरिजन में, तो आप खरीदारी करके चलिए 73,150 के लेवल्स के लिए। बिटूपन, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्विकली आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए, सोने चांदी में क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? देखिए, मैं गोल्ड में तो इतना अभी फिलहाल कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। $1930 ऑन द बॉटम एंड 1980 का जो रेंज है, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे कोई क्यूज नहीं आ रहा, जो अनुज ने भी बताया था और रविंद्र ने भी बताया था कि गोल्ड में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि अभी फिलहाल सडनली जिस तरह से हॉकी स्टेटमेंट आया था फेड की तरफ से, इसलिए गोल्ड का जो अपसाइड था वो कैप्ड हो गया। जैक्सन होल में काफी क्वेश्चनिंग होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से फेड का स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने से ही कोई सिनेरियो चेंज हो रहा है। दैट्स एग्जैक्टली आई एम लुकिंग एट दैट वे। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने बताया था कि उनका जो पॉज है इट शुड स्टे, और वो पॉज पहले ही बता दिए थे कि देयर हैज टू बी अ पॉज। अब दे विल गोइंग टू ट्राई टू सी कि मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक का इम्पैक्ट कैसे इकोनॉमी में पड़ रहा है, जो अभी फिलहाल दिख रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन होगा और यूएस का, और हो रहा है धीरे धीरे करके। और जो एग्रेसिव हाइक मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा बन सकेगा, क्योंकि और डेटा भी काफी ये इन्फ्लेशन डेटा हो या जॉब का डेटा हो, काफी सपोर्टिव नहीं है कि हाइक ज्यादा हो। तो इसलिए गोल्ड का ओवरऑल आउटलुक तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिलहाल के लिए रेंज है 1980 टू 1930। और सिल्वर में अगर मैं प्योर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखता हूँ, तो चाइनीज जो रेट कट का बात चल रहा है, इससे थोड़ा इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में थोड़ा सपोर्टिव मूव है। और सिल्वर में सब, और एक चीज है कि सिल्वर में एज ए सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट का भी डिमांड है जिस तरह से गोल्ड का है। तो मोर और लेस सिल्वर में थोड़ा बाइंग ठीक है, ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहा है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ था और थोड़ा सा स्लाइड आया था लास्ट वीक, जो फैट बीटिंग के आसपास होता है। तो ओवरऑल आउटलुक सिल्वर में मुझे पॉजिटिव है लग रहा है। गोइंग फॉरवर्ड तो ये 75,000 76,000 टेस्ट करेगा, लेकिन इंट्राडे के लिए पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूं तो ट्रेड मुझे बनता है 72,600 के आसपास। और मुझे लग रहा है ये 73,000 टू 73,300 का इंट्राडे के लिए टारगेट ले सकते हैं। तो आज के लिए सिल्वर पे बाय कीजिएगा, गोल्ड में थोड़ा सा कॉशियस होकर वेट एंड वॉच पे रहना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लियर कट व्यू निकल कर आ रहा है चांदी में। 73,300 के लेवल्स देख रहे हैं बिटूपन, तो यहाँ पर तो तीनों ही एनालिस्ट ने खरीदारी की ही राय रिकमेंड की है। चांदी फिलहाल दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें ट्रेड लेना है तो अनुज ने यहाँ पर सलाह दी है 59,200 के पास चांदी खरीदे, टारगेट लगाएं 59,700 का। ये व्यू इस वक्त सोने चांदी में निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और यहाँ पर कमजोरी है। ब्रेंट क्रूड $75 के नीचे फिसल चुका है और एमसीएक्स पर भी हम देख रहे हैं कच्चे तेल में दबावी है। 5,850 रुपए के पास इस वक्त कच्चा तेल दिखाई दे रहा है। और जी 5,860 के पास इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। अनुज, आपसे समझना चाहेंगे ये जो चीन में डेटा आए हैं, इससे आपने कैसे एनालिसिस किया? यहाँ पर ग्रोथ को डाउनग्रेड कर दिया और वहाँ पर जो कुछ बड़े बैंक हैं उन पर भी डाउनग्रेड की रेटिंग आई है, ग्रोथ अनुमान वहाँ पर हटा दिया गया है। इसका कितना असर आगे और आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, अगर आप लास्ट वीक देखेंगे तो $70 तक क्रूड आया था ब्रेंट, और अगर हम देखें तो अब करीबन $76 के आसपास है। तो मोमेंटम में डेफिनेटली एक बायस पॉजिटिव देखने को मिला है और एक रिकवरी हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। कहीं ना कहीं देखेंगे तो जिस तरीके से हम यूएस के अंदर में ऑयल रिग्स काउंट थोड़े घटते हुए देखे हैं, तो सप्लाई यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो आगे कुछ बाधित हो सकती है, तो उससे काफी हद तक क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। और जहां तक चाइना के डेटा का सवाल है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से पहले भी कोई खास ऐसी डिमांड नहीं थी जो कि क्रूड को सपोर्ट कर रही थी। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट इस पर आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि चाइना की तरफ से जहां आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वो जिस तरीके से बेल आउट पैकेज या फिर कुछ इकोनॉमी में मनी पंप करने की बात कर रहे हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो जो लास्ट वीक हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी उसका फॉलो ऑन रहेगा और जल्दी ही आपको 78 से लेकर $80 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि करीबन 5,800 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से, जहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,030 तक देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव
बायस में है, मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि शाम के सेशन में कोई ऐसा कोई मेजर डेटा नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट एक साइडवेज रहेगा और एक बाउंस बैक लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो 5800 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो एक बाउंस बैक को आप प्ले कर सकते हैं 5800 के पास खरीदिए। 6030 के लेवल्स कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र, क्या आपका भी सिमिलर ही व्यू बन रहा है कच्चे तेल पर? जी हाँ, हमें भी लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। अराउंड यहाँ से मेरे हिसाब से अराउंड 5820 के आसपास बाइंग बनता है, और स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 5780 का होना चाहिए। और अपसाइड मुझे लगता है कि एक बार 5900 तक आ सकता है, बट एकदम ज्यादा बुलिशनेस नहीं है क्रूड में, क्योंकि दोनों बुलिश एज वेल एज बेरिश फैक्टर्स है। जो हॉकिश स्किप यूएस फेड से आया था, आई थिंक दैट हैज स्लाइटली प्रेशराइज, लेकिन ईसीबी से जो हॉकी स्टेटमेंट आया उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में जो फॉल आई है, आई थिंक उसकी वजह से क्रूड में एक सपोर्टिव मूव दिखा है। प्लस चाइना से जो स्टिमुलस निकल के आ रहा है, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो एज ऑफ नाउ आई वुड से कि नॉट वेरी बुलिश, बट यस इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म रेंज देखे तो शॉर्ट टर्म में $69 WTI क्रूड, $69 से लेके $72 का होना चाहिए। और थोड़ा सा इफ यू सी थोड़ा सा और लंबा रेंज अगर देखे तो $67 का एक टेम्पररी डबल बॉटम टाइप बना है, और अपसाइड $74 का होगा। तो मेरे हिसाब से 67 to 74 वुड बी द आइडियल रेंज क्रूड में। $74 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर इसमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। अदरवाइज आई थिंक रेंज कंटिन्यू रहेगा, और $67 के नीचे इट माइट अगेन स्लिप टू $64। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ कोई एकदम ज्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं लग रहा है, बट यस एक बाउंस बैक पॉसिबल है टुवर्ड्स 5900 920, उसके लिए प्ले कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। लेकिन 5780 760 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर एक बेरिश मोमेंटम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से दिखेगा। तो तब तक के लिए एक बार लॉन्ग पोजीशन में रह सकते हैं। हम्म ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि दोनों ही एनालिस्ट का मानना है कि बाउंस बैक जरूर आएगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटे 5780 के आसपास के, तो फिर एक फ्रेश वीकनेस आ सकती है कच्चे तेल में। फिलहाल बाउंस को प्ले करने की कोशिश कीजिए और मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और राय ले लेते हैं मेटल्स पर। बिटुमन, क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल पर? यहाँ हम देख रहे हैं चौतरफा बिकवाली है, जिंक में वीकनेस है, कॉपर करीब 1.5% नीचे है, लेड में भी करीब 1.25% के आसपास की वीकनेस आज के दिन देखने को मिल रही है। आज मेटल को कैसे प्ले करें और कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं आप? मेटल में अभी फिलहाल के लिए कॉपर हो या जिंक, दोनों में ही एक रेंजिंग मोमेंटम है। और जिस तरह से चाइनीज डेटा का भी बात चल रहा है, तो कि चाइनीज डाउनग्रेड के कारण थोड़ा मार्केट में फॉलो थ्रू सेलिंग आया था तो फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद अभी लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर देने के लिए कोशिश करेगा। 730 के आसपास कॉपर आया था, 729 इसके आसपास, तो अभी 732 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा एक लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा सा रेंज जंग रहेगा, बड़ा कोई तेजी या डिक्लाइन का नहीं रहना चाहिए। 734 के आसपास इंट्राडे में मुझे लग रहा है 733 टू 734 के आसपास कॉपर को इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। उस स्टॉप लॉस अबव 736 के ऊपर 737 बेटर रहेगा। और नीचे मुझे लग रहा है कि 728 727 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां तक अगर आता है तो प्रॉफिट निकल जाना चाहिए। यहाँ पे कोई क्लियर कट एक डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, एक रेंजिंग मेरे हिसाब से लग रहा है कॉपर में। और जिंक में भी मुझे वही लग रहा है कि 224 या 225 का जो रेजिस्टेंस है, ये मार्केट अभी फिलहाल के लिए वहां पे रेजिस्टेंस मान के चल के थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है। तो यहाँ पे भी रेंज बन रहा है कि 218 टू 224 का एक रेंज लग रहा है। तो अपर रेंज में मेरे हिसाब से सेलिंग या बॉटम रेंज में मेरे हिसाब से बाइंग, इस तरह का स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। तो आज के लिए अगर अभी फिलहाल मार्केट 732 है कॉपर, तो यहाँ से थोड़ा ₹2 के आसपास, 1-1.5 रुपए पुल बैक के पास सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली करने की राय बिटकॉइन की तरफ से। अब बढ़ते हैं एग्री कमोडिटीज की तरफ, और इससे जुड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, उसके बाद हम एक्सपर्ट्स का भी व्यू लेंगे। कल NCDX पर मूंगफली वायदा कारोबार लॉन्च होगा। ये कल लॉन्च होने वाला है, और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे तो 2009 के बाद ये वापस से वायदा चालू होगा। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जुलाई सितंबर के दौरान व्यापार के लिए उपलब्ध होंगे, और मूंगफली में ट्रांजैक्शन चार्ज कुल ट्रेड के प्रति लाख ₹3 होगा।
व्यापार या लॉट आकार 5 मीट्रिक टन होगा। ये है इससे जुड़ी जानकारी। एक बार अनुज से समझ लेते हैं। अनुज, ये जो कल मूंगफली वायदा कारोबार लॉन्च होने वाला है, क्या व्यू बन रहा है आपका इस पर, और अपने क्लाइंट्स को जो भी क्वेरीज आपकी आ रही हैं इससे जुड़ी, उन्हें आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अगर आप ग्राउंडनट के प्रोडक्ट को देखेंगे तो ये डेफिनेटली पूरे एडिबल ऑयल में करीबन 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूशन साइड बड़ी क्रॉप है। और डेफिनेटली ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गुजरात और राजस्थान की सबसे बड़ी क्रॉप है। गुजरात में करीबन 40% ग्राउंडनट हम देखते हैं। कॉटन के बाद ग्राउंडनट इसमें यहाँ पर गुजरात में होता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कमोडिटी डोमेस्टिक भी है, साथ में साथ ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट अगर आप बात करें तो यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, यूएस में हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट साइड से भी काफी अच्छी डिमांड आ सकती है। तो मेरे हिसाब से जो ये प्रोडक्ट है एनसीडीएक्स में कल से लॉन्च होगा, तो इसमें हम काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देखेंगे। इसमें हम रिटेलर का पार्टिसिपेशन देखेंगे, इसमें हम एक्सपोर्टर का पार्टिसिपेशन देखेंगे, इसमें हम साथ में जो ट्रेडर्स हैं उनका भी अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कमोडिटी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तक कोई एडिबल ऑयल मार्केट में अवेलेबल नहीं है एनसीडीएक्स में। तो अभी सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर आ सकता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक ग्लोबल कमोडिटी है ये और पूरे ग्लोबल में यूज की जाती है, तो मेरे हिसाब से इसमें काफी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली कमोडिटी का जो लॉट साइज है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, मार्जिन साइड भी काफी अट्रैक्टिव है। तो एक कम मार्जिन के अंदर इजीली एक छोटा निवेशक, एक छोटा ट्रेडर भी इसमें इजीली काम कर सकता है। और मोमेंटम वाइज डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट से प्राइस ट्रैक हो सकते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट से ही प्राइस जो है वो एक यूज लेते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से गुजरात और राजस्थान और बाकी एरिया से काफी अच्छा पार्टिसिपेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव कमोडिटी है, जैसा कि अभी अनुज भी बता रहे थे। रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है इससे? तो ये भी बात की जा रही है कि तिलहन किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर प्राइस वाइज बात करें तो किस तरह की मोमेंटम क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? ओके, चलिए, रविंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन अब जैसा कि अनुज अभी बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है, और ना कि सिर्फ रिटेल से, बाकी हर एक सेगमेंट से, एक्सपोर्टर से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। कल लॉन्च होगा, इसके बारे में हम दोबारा आपको अपडेट देंगे जब ये लॉन्च होगा। किस तरह का मोमेंटम और किस तरह का पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा है, इस पर हम आपको वापस से ले चलते हैं। हालांकि इससे ये माना जा रहा है कि तिलहन किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की बात की जा रही है, क्योंकि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कीमतों में जोखिम को कम करने में भी इसके ज़रिए मदद मिलेगी। तो इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। आगे हम इस पर और भी कवरेज, जब ये कल लॉन्च होगा तो इस पर हम हमारी बड़ी कवरेज आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ देख सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी एग्री कमोडिटीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि जीरे में लगातार एक तेज़ी बनी हुई है, अपने हाइस के पास कारोबार कर रहा है जीरा। और यहाँ पर एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड दोनों ही काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और पिछले साल यहाँ पर नई फसल आने में भी देरी हो सकती है, उससे भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जीरे में आज अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और मौजूदा भाव अगर देखें तो इस वक्त करीब 4% की तेज़ी के साथ 50,800 रुपये के आसपास जीरा कारोबार कर रहा है। अनुज, क्या व्यू बन रहा है आपका जीरे में? ये जो तेज़ी आई है कितनी सस्टेनेबल है? करंट लेवल्स पर क्या आप एंट्री करने की सलाह देंगे? देखिए, काफी टाइम कंसोलिडेशन में रहा ये। नीचे में हमने देखा था कि करीबन 43,000 तक के लेवल्स आए थे, और उसके बाद अगेन आज इसने करीबन 51,400 का हाई मारा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई पे ये कमोडिटी चल रही है। और जिस तरीके से हम एक जो स्ट्रॉन्ग वाली सिचुएशन हमने देखी गुजरात में, वहां पर हमने देखा कि जो पोर्ट बंद हुए उसके बाद जो एक्सपोर्ट डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रिएट होती हुई दिखाई दी, और उसकी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल जो प्राइस थे वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो उसका रेप्लिकेशन हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग का भी असर रहेगा। और हालांकि ओवरऑल अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो जीरा की डिमांड सप्लाई साइड में काफी टाइट रही थी।
सप्लाई पिछले 2 सालों से काफी कम रही थी, उसकी वजह से हमने रेगुलर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा था। तो मुझे लगता है कि अब इन्होंने नया हाई ब्रेक किया है जीरा ने, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में आपको जल्दी ही 53,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जीरा में करंट रेट से भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 49,000 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जिसको ध्यान में रख के खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट 53,000 और फिर 54,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो हम एक स्ट्रॉन्ग वाली सिचुएशन देख रहे हैं और जो टाइट सप्लाई वाली सिचुएशन है, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है जीरे के प्राइसेस को। बिल्कुल। इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं कि मसाले ये पूरा सेगमेंट ही अच्छी तेज़ी में है। जीरा में 4% के आसपास की तेज़ी है। हल्दी वायदा भी 9,200 के ऊपर करीब 4% की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है और धनिया वायदा भी करीब 1.5% ऊपर है। रविंद्र हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, मसाले में ये जो आज शानदार तेज़ी दिख रही है, जीरा वायदा के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अपने हाइस के आसपास है, क्या व्यू बन रहा है आपका स्पाइसेस पर और ट्रेड कहाँ देख रहे हैं आप? आई थिंक स्पाइसेस में सारे ही काउंटर, दैट इज जीरा, धनिया और टर्मरिक, सब में ही एक पॉजिटिव मोमेंटम है। जीरे में हमने एक अच्छा फॉल देखा था रिसेंटली, विच केम डाउन टू 44,000 ऑड, जो कि एक सपोर्ट था। और अभी रिसेंटली इसने इनफैक्ट आई वुड से कि आज के सेशन में ही जो इसका एक डबल टॉप था टुवर्ड्स 50,000, उसे ब्रीच किया है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट जो जीरे का टारगेट है दैट विल बी क्लोज टू 53,300, जो कि फिबो एक्सटेंशन के तहत टारगेट आ रहा है। दूसरा, अगर धनिया की बात करें तो धनिया में काफी टाइम से प्राइसेस सबड्यूड थे, लेकिन अभी जो लास्ट वीक में अराउंड वेडनेसडे के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। और जो जीरे में तेजी है, आई थिंक नाउ वी माइट आल्सो सी अदर स्पाइसेस पिकिंग अप। टर्मरिक में तो ऑलरेडी एक अपमूव हमें दिखा है। और धनिया जो कि काफी सबड्यूड था, आई थिंक नाउ वी माइट सी सम एक्शन कमिंग इन धनिया। और जो अपसाइड है वो मैं देख रहा हूँ, इनिशियल जो है वो अराउंड 6,600 के आसपास होना चाहिए, उसके बाद इट माइट इवन टेस्ट 7,100 टू 7,200। और अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम है, एंड दिस माइट कंटिन्यू। हमें लगता है कि 9,650 से लेके 10,000 तक के लेवल्स हम टर्मरिक में देख सकते हैं। इसमें जो आइडियल सपोर्ट है इमीडिएट, जो वो है अराउंड 8,700। तो अगर कहीं पर भी ये करेक्टिव मूव देता है तो 8,700 के आसपास फिर से एक बार इसमें बाइंग री इमर्ज हो सकती है। और अल्टीमेटली इट माइट टेस्ट 9,700, उसके बाद 10,000 के लेवल्स। सो मेरे हिसाब से सारे स्पाइसेस पैक में एक बुलिश पर मोमेंटम। बिल्कुल, तो सारे ही स्पाइसेस में काफ़ी बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है और ट्रेड भी आपको रविंद्र बता रहे थे। ऑलराइट, समय की थोड़ी कमी है, आगे हम इस चर्चा को और जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल अनुज जी, रविंद्र जी, बिटूपन जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक।